सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरोज राय जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। पिछली कक्षा में हमने बातचीत की थी कि गीता शिक्षा दर्शन क्या होता है। आज हम आपसे बातचीत करेंगे महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने इंग्लैंड में वकालत की शिक्षा ग्रहण की। वे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलनों के प्रमुख रहे। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास होना है। गांधी जी का जीवन दर्शन का आधार भारतीय आदर्शवाद है। उन्हें ईश्वर में अटल विश्वास था। उनके अनुसार हम सब अलग अलग शरीर धारण करते हैं, परंतु हम सब आत्मा से एक ही हैं। यह आत्मा उस परमात्मा का अंश है जिसे कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है और कोई ईसा कहता है। वे कहते थे जिस प्रकार सूर्य की किरणें अनगिनत होती हैं, परंतु उन सब का स्रोत एक ही होता है, इसी प्रकार हमारे संसार में विभिन्नता के होते हुए भी एकता का रचयिता एक ही है। कहने का तात्पर्य है कि गांधी जी ने विभिन्नता में एकता का दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने राजनीति, समाज सुधार, सत्य और अहिंसा के क्षेत्रों में अति महान सफलताएं अर्जित की और इनके कारण शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार को दी जाने वाली उनकी देन बहुत कम याद आती है। वास्तव में शैक्षिक विचारकों में उनका स्थान अति श्रेष्ठ है। उन्होंने जीवन के प्रारंभ में ही यह अनुभव कर लिया था कि सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और नैतिक प्रगति का आधार शिक्षा ही है। डॉक्टर एम.एस. पटेल ने कहा था कि गांधी जी ने उन महान शिक्षकों और उपदेशों की गौरवपूर्ण मंडली में स्थान प्राप्त किया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र को नव ज्योति दी है। ग्रीन का कथन था कि पेस्टोलॉजी आधुनिक शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार का प्रारंभिक बिंदु था। जहाँ तक पाश्चात्य शिक्षा का संबंध है, यह बात सत्य हो सकती है कि गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों का निष्पक्ष अध्ययन भी सिद्ध करता है। संसार के अधिकांश लोग यही मानते हैं कि गांधी जी की शिक्षा व्यवस्था की एक आकांक्षा थी कि अर्थात भारत का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो। शिक्षित होने से उनका अभिप्राय यह नहीं था कि वह साक्षर हो। वे साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। वे इसे ज्ञान या ज्ञान का माध्यम भी नहीं मानते थे। गांधी जी का कहना था कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है, न प्रारंभ। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय न तो साक्षरता था और न ही ज्ञान। फिर शिक्षा से अभिप्राय उनका था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक और मनुष्य के शरीर में, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास हो सके। गांधी जी का जीवन दर्शन सत्य को उन्होंने माना कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है, अर्थात हम सत्य के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है अहिंसा। अहिंसा में माना कि उनका विश्वास था कि सत्य का पालन केवल अहिंसा के द्वारा ही संभव है। अतः गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को एक दूसरे से संबंधित मानते हुए इस बात पर बल दिया कि यदि जीवन का लक्ष्य उस सत्य रूपी ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसकी प्राप्ति का साधन केवल एक ही है, वह है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है अहिंसा प्रत्येक प्राणी के विरुद्ध द्वेष का अभाव है। यह प्रगतिशील दया है। इसका अर्थ चेतन रूप से कष्ट भोगना है। अहिंसा अपने सक्रिय रूप में जीवन के प्रति सद्भावना है। यह शुद्ध प्रेम है। निर्भयता में उन्होंने कहा कि इसका अर्थ होता है समस्त बाह्य भयों से मुक्ति।
जैसे बीमारी का भय, शारीरिक चोट का भय, मृत्यु का भय, संपत्ति विहीन होने का भय, अपने प्रियजन की मृत्यु का भय, प्रतिष्ठा खोने का भय, अनुचित कार्य करने का भय। इस प्रकार इस दृष्टि से कोई भी व्यक्ति अहिंसा का सिद्धांत का पालन कर सकता है और निर्भयता को अपने अंदर समाहित कर सकता है। ईश्वर को उन्होंने इस रूप में माना कि अगर हम सत्य, अहिंसा, निर्भयता को प्राप्त कर सकते हैं तो हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। सत्याग्रह के अनुसार सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य का दृढ़ अवलंबन, अर्थात यह सिद्धांत सत्य तथा प्यार पर आधारित है। इसके आधार पर किसी विरोधी को कष्ट नहीं देकर अपितु स्वयं अपने आप को कष्ट देकर सत्य का समर्थन करना। शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहला है सत्य की प्राप्ति, अर्थात हम सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, निर्भयता द्वारा सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा उद्देश्य जीविकोपार्जन। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी नियमित शिक्षा प्राप्त करे, किसी व्यवसाय के द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करे। अतः उन्होंने आत्मनिर्भर शिक्षा पर बल देते हुए बताया कि शिक्षा का उद्देश्य जीविकापार्जन होना चाहिए, अर्थात बालक अपने भावी जीवन में स्वावलंबी बन सके। दूसरा उद्देश्य है सांस्कृतिक उद्देश्य। इसके पक्ष में उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक पक्ष को उसके साहित्यिक पक्ष से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि संस्कृत शिक्षा का आधार होती है। अतः मानव के प्रत्येक व्यवहार पर संस्कृत की छाप होनी चाहिए। पूर्ण विकास। उन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास की सदैव हृदय की संस्कृत तथा चरित्र निर्माण को प्रथम स्थान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और चारित्रिक विकास होना चाहिए। मुक्ति का उद्देश्य। उन्होंने कहा कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मुक्ति दिलाना, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना। गांधी शिक्षा दर्शन के आधारभूत तत्व। उनका शिक्षा को बालक को बेरोजगारी से इस प्रकार सुरक्षा देनी चाहिए कि वह स्वावलंबी बन सके। शिक्षा बालकों व बालिकाओं में सभी में निहित मानवीय गुणों का विकास करने वाली हो। संपूर्ण राष्ट्र में 7 वर्ष से 14 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की उन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए और सब भाषाओं में उसका प्रथम स्थान होना चाहिए। शिक्षा विद्यार्थी को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। शिक्षा मानव को व्यक्तित्व, शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करने वाली होना चाहिए। शिक्षा को विद्यालय के प्रत्येक बालक की शक्तियों का समुचित विकास करना चाहिए। शिक्षा द्वारा विद्यार्थी में मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए। शिक्षा द्वारा विद्यार्थी वास्तविक परिस्थितियों को समझ सके और उसके वातावरण के अनुसार समन्वय स्थापित कर सके। शिक्षण विधियाँ। शारीरिक अंगों का उचित प्रशिक्षण देकर सीखने की प्रक्रिया में समन्वय होना चाहिए। सबसे पहले लिखने से पहले सिखाना चाहिए, अर्थात अक्षर ज्ञान से पहले ड्राइंग की शिक्षा दी जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो काम शिक्षक स्वयं न करे वह विद्यार्थियों से करवाए, जिससे विद्यार्थी में शारीरिक श्रम या शारीरिक पेशे का विकास हो सके। उन्होंने कहा कि पाठ्यपुस्तकों के प्रयोग के वो घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि पाठ्यपुस्तक शिक्षक स्वयं ही होता है। अगर वह मौखिक शिक्षा भी दे तो विद्यार्थी उसके अनुभवों से सीख सकता है। इसलिए उन्होंने करके सीखने पर बल दिया। अनुशासन के लिए उन्होंने कहा
कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाना चाहिए, उनके साथ पशुबल का प्रतीक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दंड के पीछे क्रोध की भावना होती है। इसलिए शिक्षा की प्रक्रिया प्रेम से ओतप्रोत होनी चाहिए और विद्यार्थी के साथ भी प्रेमवत अनुशासन होना चाहिए। शिक्षक का स्थान उनका शिक्षक, क्योंकि वह बाल केंद्रित शिक्षा के पक्षधर थे, अध्यापक केंद्रित शिक्षा में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि शिक्षक को बालकों का मित्र, पथ प्रदर्शक और परामर्शदाता होना चाहिए। उसे मैत्रीपूर्ण ढंग से बालक के मनोभावों के प्रति प्रतिक्रिया करनी चाहिए। बालक की चिंताओं के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे मुक्त होने का परामर्श देना चाहिए और बालक की समस्याओं को सुलझाने के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए। इस प्रकार उन्होंने कहा कि जिस विद्यालय की उन्होंने कल्पना की, उन्होंने कहा कि विद्यालय शिक्षक का मित्र होता है और एक विद्यार्थी विद्यालय के अंतर्गत रहकर ही सारी क्रियाओं को सीखता है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा की भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को निजी क्षेत्र में रखा जाए, विश्वविद्यालय पूरी शिक्षा की पाठ्यक्रम को देखे, स्कूलों पर विश्वविद्यालय का नियंत्रण हो, विश्वविद्यालय ही एक केंद्रीय शिक्षा का विभाग का संचालन करे, विदेशी भाषा के माध्यम से भारत में जो उच्च शिक्षा दी जा रही है वह न दी जाए, बल्कि उसका माध्यम प्रांतीय भाषा होना चाहिए। विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। शैक्षिक प्रयासों को उच्च शिक्षा से महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी स्वावलंबन के सिद्धांत को स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षा जिसमें उच्च शिक्षा भी शामिल है, यथार्थ शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। इसलिए गांधी जी शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय देन है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जीवन की दृष्टि को रखते हुए वातावरण के अनुसार ऐसी शिक्षा योजना की प्रस्तुत की जिसको कार्य रूप में परिणित करने से भारतीय परंपरा में एक नया जीवन आने की संभावना हो गई। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजनवाद की मुख्य प्रवृत्तियां हैं, जिसके माध्यम से आज की आवश्यकताओं के अनुरूप वही उपयुक्त होगा कि एक विद्यार्थी मानव आत्मा की सर्वोच्च आकांक्षाओं को संतुष्ट करने वाला हो, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करने वाला हो, साथ ही स्वावलंबी भी हो और अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति करने वाला हो। बहुत धन्यवाद।